अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, सेल, सेलुलर एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस। इसका जो आर्टिकल है डेट इज राइबोसोम। अब आपको पता है कि हम साइटोप्लाज्म उसके अंदर जो है जितनी भी प्रेजेंट जो है ऑर्गेनेलिस है उनको डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो इस ऑर्गेनेली को डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज राइबोसोम्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब वो ये बात कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि दुनिया में जितने भी लिविंग सेल्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है चाहे वो यूकैरियोटिक है, उनमें क्या चीज मौजूद होगी? राइबोसोम्स उनमें कंपल्सरी है। बेशक उनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, उसकी कॉम्पोजिशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, बट राइबोसोम्स तमाम लिविंग सेल्स के अंदर लाजमी प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट, राइबोसोम्स है क्या? टीनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, छोटे छोटे, ग्रेन्युलर का मतलब दाना, ठीक है, छोटे छोटे दानों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये किस चीज से मिलके बनते हैं? ये दो चीजों से मिलके बनते हैं। इसके दो बेसिक यूनिट्स हैं, या कंपोजिशन में दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए आ जाता है और फिर उसके बाद प्रोटीन्स आ जाती हैं। राइबोसोमल आरएनए 60% राइबोसोम्स को बनाते हैं और प्रोटीन्स राइबोसोम को बनाने में 40% अपना रोल प्ले करते हैं, या 40% प्रोटीन यूज होती है। डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर एक पॉइंट है, अभी बुक में मेंशन नहीं है, राइबोसोम को राइबोसोम कहा भी इस वजह से जाता है क्योंकि राइबो जो है वो निकला है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ये देखें, ये राइबोसोमल आरएनए से राइबो न्यूक्लियो और प्रोटीन से ये, और सोम का मतलब होता है बॉडी, ठीक है, कि जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनमें राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि क्या कहलाती हैं? राइबोसोम्स कहलाते हैं। स्टूडेंट, अगर हम बात करें इसकी मेम्ब्रेन की, जैसे न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन पड़ी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये चीज देखी। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो कोई भी राइबोसोम है नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता, और बाकी ऑर्गेनेलिस की निस्बत ना ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं दूसरी ऑर्गेनेलिस की निस्बत। स्टूडेंट, अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो उसमें राइबोसोम्स की किस तरह से मिलके बने होते हैं, ये कहां प्रेजेंट होते हैं? तो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जो कि हम पहले पढ़ के आए हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ कहा ही क्यों जाता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स होते हैं और उसके ऊपर कौन से राइबोसोम्स मौजूद होते हैं? जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इनका डिफरेंस हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इनका। तो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, और कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो स्कैटर्ड फ्रीली साइटोप्लाज्म में इस तरह से स्कैटर हुए होते हैं। स्कैटर का मतलब फैले हुए होते हैं या बिखरे हुए होते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी राइबोसोम्स मौजूद होते हैं वो फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं। कहां पर? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है फंक्शंस। तो राइबोसोम का बेसिक फंक्शन ही क्या था कि इन्होंने क्या चीज बनानी थी? इन्होंने प्रोटीन्स बनानी होती हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका फंक्शन यही लिखा हुआ है, दे सर्व एज अ प्रोटीन प्रोडक्शन मशीनरी। ये सेल के अंदर ऐसी मशीनरी होती है या ऐसी फैक्ट्री होती है जिसने क्या करना है? प्रोटीन की प्रोडक्शन करनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये उन सेल्स में ज्यादा होगी जिन सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस बहुत एक्टिव हो रही होती है। उन सेल्स में राइबोसोम ज्यादा पाए जाते हैं जहां पे प्रोटीन ज्यादा सिंथेसाइज या बन रही होती है। जैसे कि हम बात करते हैं पेंक्रियास की और ब्रेन सेल्स की। अगर हम पेंक्रियास की ही बात करें तो पेंक्रियास के अंदर जो है, पेंक्रियास के अंदर से सिक्रीट होता है खास किस्म का जूस, जिसको क्या बोलते हैं? पेंक्रियाटिक जूस। अब वो जो पेंक्रियाटिक जूस होता है वो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बेसिकली पेंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन्स ही होते हैं। तो उन सेल्स में ज्यादा मौजूद होगा जहां पर प्रोटीन की प्रोडक्शन या सिंथेसिस ज्यादा है, पेंक्रियास और ब्रेन सेल्स में। अब वो ये बात कर रहे हैं खास किस्म का टिपिकल सेल की अगर बात करें तो उसमें कई सेवरल थाउजेंड्स राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स के अंदर सिर्फ फ्यू मिलियंस राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। कुछ टिपिकल सेल की टाइप्स ऐसी हैं जिनमें सेवरल थाउजेंड राइबोसोम्स हैं, और कुछ सेल्स की टाइप्स ऐसी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्यू मिलियन राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। उसके बाद है
यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, क्योंकि आपकी बुक के अंदर अब यूकैरियोटिक राइबोसोम को फर्दर डिटेल में डिस्कस किया गया, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को भी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर आगे चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट में, या आप कह सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर इसके ऊपर भी आएगा। बट आपकी बुक में ऑर्गेनेलिस में ज्यादातर यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलिस को ज्यादा क्या किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। तो इधर भी क्या बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स किस तरह का होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की अगर बात करें कि ये बनता कहाँ पे, तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रोड्यूस और असेंबल होता है एक खास किस्म की स्ट्रक्चर के अंदर। न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था ना, डार्कली स्ट्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोड्यूस भी होता है और असेंबल भी होता है, जुड़ता भी वहीं पे है। राइबोसोमल प्रोटीन, अब देखें अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है कि राइबोसोम को बनाने वाली, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं डायग्राम से आपको बता देता हूँ, ये सेल है, या आप ये कह लें ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है, और ये बाहर वाली साइड पे साइटोप्लाज्म है, बाहर वाली साइड पे दिस वन। तो वो कहते हैं कि राइबोसोमल प्रोटीन्स एंटर्स न्यूक्लियोलस कंबाइंड विद आरएनए। देखिए जिन प्रोटीन्स ने राइबोसोम्स बनाने हैं ना, वो न्यूक्लियोलस में वो प्रोटीन्स एंटर होंगी। वहां पे न्यूक्लियोलस के अंदर कौन सा स्ट्रैंड मौजूद होगा, राइबोसोमल आरएनए, जिसको आरएनए भी बोला जाता है, वो वहां पर मौजूद होगा। ये उसके साथ जाकर प्रोटीन्स न्यूक्लियोलस के अंदर क्या करेंगी, कंबाइन। ये दोनों चीजें जब कंबाइन होंगी तो राइबोसोम के दो सब यूनिट्स बनते हैं, एक यूनिट लार्ज होता है, एक यूनिट स्मॉल होता है। आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, दिस ग्रीन पार्ट इज नोन एज लार्ज सब यूनिट या लार्जर सब यूनिट, एंड दिस रेड पोर्शन इज नोन एज स्मॉलर सब यूनिट। तो दो सब यूनिट को मिला के एक राइबोसोम बनता है। तो ये बेसिकली सब यूनिट्स कहां पर बनते हैं, जब प्रोटीन्स न्यूक्लियोलस के अंदर जाती हैं, वहां पे राइबोसोमल आरएनए, दोनों से ही राइबोसोम बनते हैं ना, तो प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए मिलके क्या बनाते हैं, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। अब ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट अलग अलग होकर, ठीक है, राइबोसोम के जो सब यूनिट्स हैं लीव न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। अब देखें यहां पर अगर राइबोसोमल सब यूनिट्स बन गए तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस को लीव कर देते हैं। जैसे न्यूक्लियस के ये न्यूक्लियोलस में बन गए, अब ये आगे न्यूक्लियस में, अब इन्होंने न्यूक्लियस से बाहर वाली साइड पर निकलना है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये सब यूनिट्स यहाँ से बाहर वाली साइड पर आ जाते हैं। अब वो ये बात करते हैं कि तब तक ये दोनों सब यूनिट्स आपस में ज्वाइन नहीं करते, अलग अलग होते हैं। जैसे ही ये सब यूनिट्स न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस से निकलकर कहां पर आते हैं, साइटोप्लाज्म में, तभी ये दोनों सब यूनिट्स आपस में क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं और अल्टीमेटली किस चीज को स्टार्ट कर देते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं। और एक बात, जब प्रोटीन की सिंथेसिस बिल्कुल नहीं हो रही होती सेल के अंदर, तब एक चीज याद रखनी है, ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं, द टू सब यूनिट्स गेट सेपरेटेड, तो ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस ये आकर साइटोप्लाज्म में जब करवाते हैं तो ये दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट है, एक और पार्ट है कि जो आपकी बुक में साइड बुक्स है कि जो राइबोसोम्स मौजूद है ना आपके कुछ ऑर्गेनेलिस के अंदर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो इनके राइबोसोम्स ना बाकी राइबोसोम से थोड़ा सा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मोस्टली ये ज्यादातर प्रोकैरियोट से मिलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक में या क्लोरोप्लास्ट में हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्टूडेंट उसके बाद वो ये बात करते हैं कि एक और पॉइंट यहां पर ये है कि यहां पर सेल के अंदर जो राइबोसोम्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं, फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं, वो जो प्रोटीन्स बनाते हैं ना राइबोसोम्स, जैसे कि यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में ये फ्री है और यहाँ पर ये फ्री है, तो जो फ्रीली स्कैटर्ड राइबोसोम्स है ना, वो जो प्रोटीन्स बनाते हैं, वो प्रोटीन्स इनसाइड सेल्स ही क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। मैं आपको साइड बॉक्स करवा रहा हूं। और जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं ना किसी स्ट्रक्चर के साथ, जैसे कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो राइबोसोम्स अटैच हैं, ये जो प्रोटीन्स बनाते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन्स आप कह सकते हैं सेल से बाहर वाली साइड पर एक्सपोर्ट हो जाती हैं। और इनमें आप ये कह सकते हैं पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन बहुत अच्छे से हुई होती है, क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट होना होता है। प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी ना आपको कि कोई भी चीज एक्सपोर्ट करनी होती है तो उसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन बहुत अच्छे से करते हैं ताकि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना हो सके।
ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्ड। देखिए अब आपने ना यहाँ पे एक पॉइंट समझना है, जब भी प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं उसमें आरएनए कौन सा चाहिए, राइबोसोमल। वहां पर वो ये बात करते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर सिवाय राइबोसोमल आरएनए ही नहीं चाहिए होता, प्रोटीन की सिंथेसिस में दो अलग किस्म के राइबोन्यूक्लिक एसिड्स की भी असिस्टेंस चाहिए होती है राइबोसोमल आरएनए के अलावा। अब राइबोसोमल आरएनए जो आरएनए है इसकी तीन टाइप्स है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो राइबोसोमल तो बन गया राइबोसोम को बनाने में, ठीक हो गया। अब एक होता है मैसेंजर आरएनए जिसको एमआरएनए भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस लेके आते हैं कहां से, डीएनए से। किस फॉर्म में, मैसेंजर आरएनए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, वो आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ा था, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। तो बेसिकली क्या होते हैं, ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो इस असल में जो मैसेंजर आरएनए, डीएनए ने ही जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, वो असल में डीएनए खुद नहीं आता, वो अपनी एक फॉर्म में उस इंस्ट्रक्शन को भेजता है जिसका नाम क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। और वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन क्या होती है, प्रोटीन को बनवाने के लिए ही कुछ स्पेसिफिक किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि अमाइनो एसिड्स को इस सीक्वेंस में जोड़ना है, इस अरेंजमेंट होनी चाहिए अमाइनो एसिड की, तब ये स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगी। तो ये काम हो गया जी मैसेंजर आरएनए का। अलग से असिस्टेंस मैसेंजर आरएनए की चाहिए होती है, और ट्रांसफर आरएनए राइबोसोमल ऑलरेडी मौजूद है। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है कि जो इंस्ट्रक्शन मैसेंजर आरएनए लेके आता है, ट्रांसफर आरएनए को जब वो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो वो स्पेसिफिक किस्म के अमाइनो एसिड्स को किसके पास लेकर आता है, राइबोसोम्स के पास लेकर आता है, ठीक है। वो जब राइबोसोम्स के पास लेकर आता है तो वो स्पेसिफिक सीक्वेंस अमाइनो एसिड की जुड़ती जाती है और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है। जैसे वो स्पेसिफिक सीक्वेंस और नंबर अमाइनो एसिड का जुड़ता जाता है, राइबोसोम रिलीज हो जाता है, राइबोसोम इनको रिलीज करके साथ ही साथ किस चीज की प्रोडक्शन करवा देते हैं, प्रोटीन के साथ साथ ही वो क्या करवा रहा होता है, सिंथेसिस करवा रहा होता है। तो ये जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, जिसमें अलग टाइप के दो आरएनए की फर्दर असिस्टेंस चाहिए होती है। सो अगर हम बात करें सब यूनिट्स की, तो राइबोसोम के ये जो सब यूनिट्स है ना, इनकी ना स्पेसिफिक वैल्यूज होती है। अब अगर देखें कोई भी चीज है ना, जैसे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, उसके साथ कोई ना कोई सब यूनिट होता है। जैसे हमारी करेंसी है 10 या 20, उसके साथ हम रुपीस यूज करते हैं। इसी तरह फोर्स है और इनके यूनिट्स होते हैं, वॉट्स है, और इस तरह हर चीज के मतलब आप कह सकते हैं यूनिट्स या वैल्यूज होती हैं। तो इसी तरह ये जो सब यूनिट्स हम लोगों ने लिखे हैं, इनकी भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को बोलते हैं स्वेडबर्ग वैल्यूज। बेसिकली एक साइंटिस्ट था स्वेडबर्ग, उसने इसको डिस्क्राइब किया था, इस वजह से इसका नाम स्वेडबर्ग वैल्यूज रखा गया है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज हैं ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन अ सेंट्रीफ्यूग के ऊपर डिपेंड करती है। अब रेट ऑफ सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, लेट्स सपोज ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली है, ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ कंकरियां डाल दी, रेत डाल दी और कुछ मटेरियल डाल दिया और पानी डाल दिया, ठीक है। तो अब देखें जो बहुत ज्यादा भारी डेंसिटी वाली चीजें होंगी वो इस तरह से नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएंगी, नीचे उनकी सेडिमेंटेशन हो जाएगी। उससे जो थोड़ी सी हल्की वाली है वो ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। उससे जो हल्की वाली है वो फर्दर इससे ऊपर आ जाएंगी। तो देखें ये है बेसिकली रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। और सेंट्रीफ्यूग का मतलब क्या है कि टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से उसको हिलाना भी है, ठीक है, शेक भी करना है उसको, तभी वो क्या करेगा कि उनके साइज, शेप, मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी की बेस के ऊपर उनकी सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो भारी वाले नीचे चले जाएंगे और जो हल्के हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी बेस के ऊपर राइबोसोमल सब यूनिट्स बने, ठीक है। स्वेडबर्ग जो है साइंटिस्ट, उसने इन वैल्यूज को डिस्क्राइब किया। अगर आप यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम की बात करें तो उसका स्वेडबर्ग वैल्यू होती है 80 स्वेडबर्ग। इसमें जो स्मॉलर सब यूनिट होता है ये 40s है और लार्जर सब यूनिट 60s है। तो स्टूडेंट एक चीज साइड बॉक्स में आपकी बुक में लिखी भी हुई है कि जो स्वेडबर्ग वैल्यूज होती है वो एडिटिव नहीं होती। अगर देखें एडिटिव की बात करें ना तो 60 और 40 ये ऐड होकर 100 हो जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि देखें स्वेडबर्ग वैल्यू के अंदर जब वो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के बाद वो जो सब यूनिट्स है ना वो आपस में एक दूसरे से ओवरलैप भी कर जाते हैं, ठीक है। हो सकता है डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे ये है मार्कर, ये मार्कर है
तो अगर ये इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसकी 5 सेंटीमीटर है, दोनों मिलकर 10 सेंटीमीटर बन जाएंगे। सिंपल सी लॉजिक है इसके अंदर। बट सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सब यूनिट्स अगर आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तो उनकी वैल्यूज में इस तरह से डिफरेंस आता है, जैसे कि 40 और 60 मिलके कितना बन गए, ATS। ये सेडिमेंटेशन की जो रेट होता है ये डिपेंड करता है चीज के साइज पे, मॉलिक्यूलर वेट पे और डेंसिटी के ऊपर भी। तो इस तरह से ये ATS बनता है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स की बात करें तो इसकी स्वेटबर्ग वैल्यू 70S होती है। सेम उसी तरह इसमें स्मॉलर 30 स्वेटबर्ग है और लार्जेस्ट सब यूनिट 50 स्वेटबर्ग है। तो होना तो 80 चाहिए, बट क्या होते हैं इसके अंदर वो स्वेटबर्ग वैल्यू 70S आ रही है, क्योंकि ये एडिटिव्स नहीं है। स्मॉलर और लार्जर यूनिट्स का एडिटिव स्वेटबर्ग नहीं बनाता। तो डियर स्टूडेंट्स, that was all from today's lecture, that was ribosomes। तो होप्स आपको लेक्चर क्लियर हो गया हो। डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।